नमस्कार सभी को। देखिए, टॉपिक चल रहा था हम लोगों का जीरेंड। जीरेंड में क्या बताया था कि बहुत से वर्ड्स ऐसे होंगे जिनके बाद में कुछ प्रीपोजिशन आएगी, कुछ के बाद में कोई आपका टू आएगा, किसी में डायरेक्ट जीरेंड आएगा। और जीरेंड होता है एक ऐसी वर्ब आईएनजी जिसको हम क्या करते हैं, मतलब एक ऐसी वर्ब आईएनजी जिसको हम यूज करते हैं सेंटेंस में एज ए नाउन, वो जीरेंड होता है। ये पॉइंट हमारा हो चुका था। डाउट रहा किसी बच्चे को तो वो पूछ ले हमसे एक बार जरूर। चलिए अब टॉपिक पे आते हैं। अब यहाँ मैंने जो पिछली क्लास आपने देखी होगी, जो पीपीटी पे हम लोगों ने तैयार किया था, तो आपको 3 पॉइंट्स पढ़ने हैं कि एक तो जीरेंड से पहले पॉजेसिव केस आना है, एक जीरेंड को आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह यूज कर सकते हैं, और एक तो छोटा मोटा पॉइंट और था इसके साथ में, वो आप देख लीजिएगा। तो आज इसे कंप्लीट करते हैं इस कंटेंट को। देखिए अब जो पॉइंट है यहाँ पर यह है कि ये तो आपको मालूम है कि जीरेंड होता क्या है। जीरेंड सेंटेंस में एक नाउन होता है, ये तो मालूम है, बात में तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए। जीरेंड क्या है? जीरेंड एक नाउन है, मतलब एक ऐसा वर्ब आईएनजी जो सेंटेंस में नाउन की तरह यूज होता है, वो जीरेंड होता है। सिंपल सी बात है यहाँ पे आके। अब अल्टीमेटली है तो ये नाउन ही ना, तो जो नाउन होता है, अगर आप सेंटेंस देखें नाउन है और नाउन से पहले भी नाउन अगर आ जाए, अगर एक सेंटेंस में कोई नाउन लिखा है और नाउन से पहले नाउन आ जाए तो टेक्निकली रॉन्ग होता है। होना क्या चाहिए? वहां पे एडजेक्टिव होना चाहिए। भाई नाउन से पहले तो एडजेक्टिव होता है ना, नाउन को क्वालिफाई कौन करता है? एडजेक्टिव। अब मैं इस नाउन को जीरेंड भी तो कह सकता हूं ना, तो वही पॉइंट है कि फिर जीरेंड से पहले भी सेंटेंस में एडजेक्टिव आ जाएगा, क्योंकि जीरेंड इज इक्वल टू नाउन और नाउन से पहले आता है एडजेक्टिव, तो जीरेंड से पहले भी आएगा एडजेक्टिव। वो सिंपल सी बात होती है। जैसे मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस बोला मी फादर, अगर कभी ये वर्ड लिखा मिल जाए मी फादर, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फादर नाउन है, नाउन से पहले क्या चाहिए? एडजेक्टिव, और जो कि मी एक ऑब्जेक्टिव केस है। इसलिए ध्यान रखिएगा, जितने भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होते हैं ये सब सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन का ही काम करते हैं। जितने भी क्या होते हैं? सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होते हैं। जैसे ये तो ऑब्जेक्टिव केस है, तो ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जितने भी होंगे नाउन और प्रोनाउन का ही काम करेंगे, और किसी भी नाउन से पहले नाउन या प्रोनाउन पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये गलत होता है। हाँ, जितने पॉजेसिव केसेस होते हैं उसमें चीजें एडजेक्टिव का काम कर जाती हैं। हमेशा सभी पॉजेसिव एडजेक्टिव नहीं होता। जब आप प्रोनाउन चैप्टर पढ़ोगे वहां पे क्लियर होगा पॉइंट वाला जाके, सभी पॉजेसिव केसेस एडजेक्टिव नहीं होते। लेकिन आप टेक्निकली देखें तो पॉजेसिव केसेस एडजेक्टिव का काम कर सकते हैं। तो ये जो पॉजेसिव केसेस है एडजेक्टिव कर सकते हैं, तो ये मैं आई फादर नहीं लगा सकता, मी फादर नहीं लगा सकता, लेकिन सही वर्ड जाएगा माई फादर, इसमें जा सकता है माई फादर। तो ये सिस्टम होता है, माई फादर आप लगा सकते हैं क्योंकि एडजेक्टिव बन जाएगा यहाँ पे आके। जैसे अगर कहीं पर लिखा है यू डॉटर, तो डॉटर एक नाउन हो गया। अब नाउन से पहले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ नहीं सकता। ये कौन लिखा हुआ है? यू सब्जेक्ट मान लो, ये ऑब्जेक्ट मान लो, ये गलत है। यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है? योर डॉटर, योर लिखा जा सकता है। और सेम यही चीज काम करती है सेंटेंस में जीरेंड के साथ में। हमारा मेन पॉइंट नाउन नहीं है फिलहाल, यहाँ पे पॉइंट क्या है? जीरेंड। अब ये तो आपको पता है कि पॉजेसिव केसेस कौन सा बनेगा, कैसे बनेगा, उसको देखेंगे, डिस्कस कर लेंगे। किस वर्ड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आता है, और उसके बाद में जो जीरेंड आता है वो किस किस तरह से काम करेगा। अब ये थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए इस पॉइंट का। जैसे मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस बोला आई इंसिस्ट। अब इंसिस्ट तो आप जानते हैं दबाव डालना होता है, और इंसिस्ट के साथ हमेशा एक प्रीपोजिशन चलता है। कौन सा चलता है? ऑन। आई इंसिस्ट ऑन हिम रीडिंग अलाउड। अलाउड होता है इतना जोर से कि आप उसे समझ सकें, उतना जोर से। तो मैं हमेशा जोर देता हूं कि वो थोड़ा तेज बोले, तेज पढ़े। आई इंसिस्ट ऑन हिम रीडिंग अलाउड। अब मैंने इंसिस्ट बोला, इंसिस्ट के साथ एक प्रीपोजिशन आता है ऑन, बिल्कुल सही लिखा, ऑन ही लिखा हुआ है। और उस ऑन के बाद जो वर्ब लगाएंगे उसको बनाएंगे जीरेंड। ये मैंने क्या बना दिया? जीरेंड। यानी अगर मैं रीडिंग की बात करूं तो इस सेंटेंस में रीडिंग है जीरेंड। अब जीरेंड क्या होता है? नाउन होता है, और इस जीरेंड से पहले क्या लिखा हुआ? हिम, जो कि एक ऑब्जेक्टिव केस है। तो ये गलत है। किसी भी नाउन या जीरेंड से पहले ऑब्जेक्टिव केस नहीं आ सकता। हाँ, यहां इसका पॉजेसिव केस मैं लगा सकता हूं। मुझे लिखना पड़ेगा हिज रीडिंग, कि तुम्हारे पढ़ने पे जोर देता हूं। इसका लैंग्वेज ही वही होता है कि मैं जोर देता हूं उसके जोर से बोलकर पढ़ने पर। मैं उस पर जोर नहीं देता, लैंग्वेज समझिए, मैं जोर उस पर नहीं देता। यदि आई इंसिस्ट ऑन हिम, आई इंसिस्ट ऑन हिम का मतलब मैंने उस पर दबाव डाला। मैंने उस पर दबाव नहीं डाला, मैं दबाव किस पर डालता हूं? पढ़ने पर, जोर से बोलकर पढ़ने पर। और किसके? उसके।
यानी वो बंदा जोर से बोल के पढ़े, यानी मेरा जो दबाव है वो हिम पे नहीं है, मेरा दबाव है जोर से बोलकर पढ़ने पर। मैं इंसिस्ट कर रहा हूँ बोलकर पढ़ने के लिए, तो आई इंसिस्ट ऑन रीडिंग अलाउड, मैं जोर से बोलकर पढ़ने के लिए इंसिस्ट कर रहा हूँ, लेकिन कौन पढ़े, ये बंदा पढ़े। तो ऐसी कंडीशन में आई इंसिस्ट ऑन हिज रीडिंग, उसके पढ़ने पर जोर देता हूँ। इसे समझिए सेंटेंस में, माय फादर प्रोहिबिटेड। अब प्रोहिबिट के साथ प्रीपोजिशन कौन सा चलता है, फ्रॉम। तो माय फादर प्रोहिबिटेड फ्रॉम, पापा ने मना कर दिया, माय फादर प्रोहिबिटेड फ्रॉम मी गोइंग आउट विदाउट मास्क। माय फादर प्रोहिबिटेड फ्रॉम मी गोइंग आउट विदाउट मास्क। अच्छा, बहुत से बच्चे सोचते हैं कि दो प्रीपोजिशन एक साथ नहीं आ सकती, कि जी यहाँ पे गोइंग आउट भी आ गया और विदाउट भी आ गया, आउट और विदाउट एक साथ नहीं आ सकता। आप समझिएगा, दो प्रीपोजिशंस एक साथ आ सकते हैं, लेकिन उनका रिलेशन अलग अलग नाउन के अलग अलग वर्ब के साथ होगा। ये जो आउट है ये गो के साथ जुड़ा हुआ है, और जो विदाउट है ये मास्क के साथ जुड़ा हुआ है। ये एक ही वर्ड के लिए दो प्रीपोजिशन नहीं हो सकते, दो प्रीपोजिशंस एक साथ आ सकते हैं, लेकिन एक वर्ड के लिए नहीं आएंगे, एक चीज के लिए नहीं, अलग अलग चीजों के लिए आ सकते हैं। तो गो आउट बाहर जाना है, विदाउट मास्क बिना मास्क के जाना है। तो विदाउट का रिलेशन किसके साथ है, मास्क के साथ है, और आउट का रिलेशन किसके साथ है, गो के साथ है। अगर ये एक ही चीज के साथ होता तो गलत हो जाता। तो लैंग्वेज देखिए, उसने कहा माय फादर प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिट के साथ प्रीपोजिशन कौन सा आता है, फ्रॉम आता है, बिल्कुल सही लिखा। फ्रॉम के बाद मुझे जीरेंड लिख दिया, वो भी ठीक लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए, पापा ने प्रतिबंध लगाया मुझ पे या बाहर जाने पर। माय फादर प्रोहिबिटेड फ्रॉम, पापा ने मना किया, मुझको मना किया या बाहर जाने को मना किया। तो समझ रहे ना, ये जो प्रोहिबिट किया गया, मुझे प्रोहिबिट नहीं किया कि मुझे प्रोहिबिट कर दिया, मुझ पे प्रतिबंध लगा दिया, मुझ पे नहीं लगा। प्रतिबंध लगा है बाहर जाने पर बिना मास्क के, और किसको नहीं जाना, मुझसे मना कर दिया। तो माय फादर प्रोहिबिटेड, माय फादर ने मना किया बाहर जाने को, किसके मना, बाहर जाने को, मेरे बाहर जाने को, मतलब मैं बाहर जाऊंगा उस पे मना कर दिया। तो ऐसी कंडीशन माय फादर प्रोहिबिटेड फ्रॉम गोइंग, ठीक लिखा हुआ है, जीरेंड से पहले पॉजेसिव के साथ को लिखना, यहां आएगा माय गोइंग। माय फादर प्रोहिबिटेड फ्रॉम माय गोइंग आउट विदाउट मास्क, माय फादर प्रोहिबिटेड फ्रॉम माय गोइंग आउट। अच्छा, इस सेंटेंस में जो लिखा हुआ सेंटेंस है यहाँ पे, इसमें अक्सर इस टाइप से भी सेंटेंस लिखा जा सकता है कि माय फादर प्रोहिबिटेड मी फ्रॉम गोइंग आउट विदाउट मास्क। माय फादर प्रोहिबिटेड मी फ्रॉम गोइंग आउट। देखो, प्रोहिबिट के साथ फ्रॉम आ गया और फ्रॉम के साथ जीरेंड आ गया। अब जीरेंड से पहले फ्रॉम लिखा हुआ बात चल जाएगी यहाँ पे। अब इसमें और इसमें फर्क है, यहाँ जीरेंड से पहले मी लिखा है और यहाँ जीरेंड से पहले फ्रॉम लिखा है। तो अगर इस टाइप से लिखे हैं तो यहाँ पर मी सही है। माय फादर प्रोहिबिटेड मी, पापा ने मुझे मना किया, मुझे क्या मना किया, बाहर नहीं जाना बेटा। यहाँ पापा ने बाहर जाने को मना किया, मेरे बाहर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया, मैं तुम्हारे बाहर जाने पर प्रतिबंध लगाया है। तो फादर ने मेरे बाहर जाने पर प्रतिबंध लगाया, प्रोहिबिट फ्रॉम माय गोइंग आउट। और पापा ने मुझे मना किया, किस चीज से मना किया, जहां जाने से। तो जब प्रीपोजिशन साथ में है तो ये ऑब्जेक्टिव केस ठीक होगा, लेकिन जब प्रीपोजिशन इसके साथ आ गया तो यहाँ ऑब्जेक्टिव केस ठीक नहीं होगा, यहाँ आपको पॉजेसिव केस लिखना है। यानी जीरेंड से पहले अगर कोई नाउन प्रोनाउन है, अगर कोई जीरेंड है और जीरेंड से पहले क्या है, नाउन या प्रोनाउन है, तो आपको उसका पॉजेसिव केस लगाना है। ये भी ध्यान रखना है कि प्रीपोजिशन कौन सा आना है और प्रीपोजिशन कहां पे लिखा हुआ है। रिसोर्स सेंटेंस देखिए, ये देखिए, शी रिजेंटेड। अब रिजेंट एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब तो रोकना, किसी को मना कर देना, और रिजेंट के साथ कभी कोई प्रीपोजिशन नहीं आता। तो पहली बात तो यहाँ कोई प्रीपोजिशन मत लगाना। हो सकता है एग्जाम में लगा दे रिजेंटेड फ्रॉम, ये वर्ड मैंने आपको बता दिए सारे। शी रिजेंटेड हर हस्बैंड डांसिंग इन पब्लिक। शी रिजेंटेड हर हस्बैंड डांसिंग इन पब्लिक। उसने मना किया, क्या मना किया, डांस करने को मना किया। और कौन डांस करने वाला था, हस्बैंड। तो हस्बैंड को डांस करने से मना कर दिया, तो हस्बैंड को डांस नहीं करना था। शी रिजेंटेड हर हस्बैंड, तो डांसिंग तो जीरेंड हो गया और हर हस्बैंड नाउन हो गया, और जीरेंड से पहले नाउन आ ही नहीं सकता। तो यहां आपको पॉजेसिव केस बनाना है। अगर प्रोनाउन है तो प्रोनाउन के पॉजेसिव केस देखिए। देखिए, जो प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन के जो पॉजेसिव केसेस हैं
जिन्हें बोलते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव, वो होते हैं इस टाइप के, जैसे माई आ जाएगा, योर हो जाएगा, आर हो जाएगा, हिज, हर, देयर, इस टाइप से। लेकिन जो नाउन है कोई भी, तो उसका जो हम पॉजिटिव एडजेक्टिव बनाएंगे, नाउन का पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है उस नाउन के ऊपर अपोस्ट्रोफस लग के, ये अपोस्ट्रोफस लगा देंगे। जैसे आपने बोला ना शी रिजेंटेड हर हस्बैंड, तो हर हस्बैंड नहीं होगा, यहां बोलना पड़ेगा हर हस्बैंड्स डांसिंग इन पब्लिक। जैसे मैंने बताया था, आप लिख सकते हैं माय फादर, लेकिन अगर मैं लिखूं राजू फादर, तो राजू नहीं होगा, होगा राजूज फादर। प्रोनाउन का पॉजिटिव एडजेक्टिव ये है, और नाउन का पॉजिटिव एडजेक्टिव अपोस्ट्रोफस से बनता है। तो जैसे हम बोला ना शी रिजेंटेड हर हस्बैंड डांसिंग, नहीं, हर हस्बैंड्स डांसिंग, शी रिजेंटेड हर हस्बैंड्स डांसिंग। कोई भी सेंटेंस उठा कर देखिए, पहला पॉइंट यहां पर समझना कि इसमें जितने भी जीरेंट होते हैं, अगर जीरेंट से पहले कोई नाउन या प्रोनाउन आ जाए तो उसका आपको पॉजिटिव केस यूज करना पड़ेगा। जैसे देखिए, I have a hope, अब होप के साथ एक प्रीपोजिशन चलेगा कौन सा, ऑफ। I have a hope of Rahul attending my birthday party। I have a hope of Rahul attending my birthday party। मेरी उम्मीद है कि राहुल, अब उम्मीद किस चीज की है, पार्टी अटेंड करने की। कौन अटेंड करेगा, राहुल। तो होप ऑफ के बाद तो जीरेंट आ गया, जीरेंट से पहले क्या चाहिए, नाउन प्रोनाउन का पॉजिटिव केस चाहिए। तो मुझे क्या करना है, राहुल्स अटेंडिंग माय बर्थडे पार्टी। आई हैव अ होप ऑफ राहुल्स अटेंडिंग। दूसरा देखिए, he prevents from his wife smoking। वो बचाव करता है अपनी वाइफ का स्मोकिंग से। ही प्रिवेंट्स फ्रॉम हिज वाइफ स्मोकिंग, तो वाइफ स्मोकिंग, स्मोकिंग जीरेंट हुआ, और जीरेंट से पहले क्या करना है, पॉजिटिव केस वाइफ्स स्मोकिंग, हिज वाइफ्स स्मोकिंग। समझ जाएंगे। अब क्वेश्चन उठता है, तो ठीक है, जीरेंट से पहले क्या बन गया, पॉजिटिव केस बन गया, लेकिन यहां कुछ बातें आपको और भी समझनी पड़ेंगी। जैसे समझिए क्या है, अगर मैंने कोई नाउन लिखा ह्यूमन बीइंग की फॉर्म में, मान लीजिए मैंने एक जीरेंट इस्तेमाल किया सेंटेंस के अंदर, अब ये जीरेंट किसी प्रीपोजिशन के बाद हो, टू के बाद हो, या डायरेक्ट जीरेंट, उस बात से कोई लॉजिक नहीं बैठेगा। अगर कोई जीरेंट है और जीरेंट से पहले मैंने कोई नाउन लिखा है, तो उस नाउन को मुझे पॉजिटिव केस बनाना पड़ेगा, क्योंकि एडजेक्टिव चाहिए मुझे यहाँ पे। लेकिन यहाँ एक बात आपको समझनी पड़ेगी, अगर ये जीरेंट सेंटेंस में पैसिव स्ट्रक्चर में लिखा है, या पैसिव वॉइस मान लीजिए आप इसे, अगर जीरेंट क्या लिखा है, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का मतलब होता है बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, लेकिन चूंकि जीरेंट है तो ये बनेगा बीइंग। यानी अगर ये इस टाइप से लिखा हुआ है, किसमें लिखा है, पैसिव वॉइस में लिखा है, और इससे पहले आपने सेंटेंस में कोई नाउन लिख दिया, तो इसका पोजीशन बनाने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट नाउन ही लिखा जाएगा अगर ये पैसिव वॉइस में लिखा है तो। जिससे समझिए, मान लीजिए मैंने सेंटेंस कहा, आई रिमेंबर माई ब्रदर्स अपोस्ट्रोफस बीइंग बीटन। और एक सेंटेंस देखो यहां पे, ध्यान से देखना, आई रिमेंबर माई ब्रदर्स बीटिंग हिज वाइफ। ये दो सेंटेंसेस हैं, इनको ध्यान से देखो दोनों सेंटेंसेस को। एक कह रहा है आई रिमेंबर माय ब्रदर्स बीइंग बीटन, एक कह रहा है आई रिमेंबर माय ब्रदर्स बीइंग सॉरी बीटन हिज वाइफ। बीटन नहीं, बीटिंग। जी नहीं, आई रिमेंबर माय ब्रदर्स बीइंग बीटन, एक लिखा है बीटिंग। दोनों सेंटेंस को समझिए ध्यान से। आप कह रहे हैं कि आई रिमेंबर मुझे याद है, यहां भी मुझे याद है, दोनों सेंटेंस में मुझे याद है। क्या याद है, भाई के बारे में कुछ बात याद है। क्या याद है, बीइंग बीटन पैसिव वॉइस,
ये लिखा है बीटिंग हिज वाइफ एक्टिव वॉइस में, यानी कि मुझे याद है, क्या याद है कि मेरे भाई ने, यहां देखो भाई ने पीटा, किसको पीटा? वाइफ को। तो भाई की पिटाई किस पे गई? वाइफ पे गई। तो मुझे याद है, क्या याद है कि भाई ने पीटा था, तो भाई ने पीटा था ना, तो यहां पे इस एक्ट को करने वाला तो ये एक्ट किसका हुआ? इसका बीटिंग, पीटना काम किसका हुआ? भाई का। भाई ने तो पीटा, तो ये एक्ट तो इसी का हुआ ना, तो इसलिए इसका एक्ट है, ब्रदर का एक्ट है कौन सा? पीटना। ब्रदर का पीटना, किसको पीटना? वाइफ को पीटना। तो ये एक्ट किसका? ब्रदर का एक्ट। मुझे याद है ब्रदर का वो काम, कौन सा काम जिसमें उसने वाइफ को पीटा था? ब्रदर का काम याद हो गया ना आपको? तो ये काम किसका है? ब्रदर का है। तो ऐसी कंडीशन में पोजेशन बनेगा ब्रदर का एक्ट, इसलिए यहां पर पॉजिटिव पेस ठीक है। लेकिन यहां देखो, आई रिमेंबर, मुझे याद है, माय ब्रदर्स बीइंग बीटन, इस सेंटेंस में काम कौन सा है? पीटने का। किसने पीटा? किसका काम है? पीटना। पीटना किसका काम है? ब्रदर का काम नहीं, ब्रदर तो पिटा है ना। देखो अगर पिटाई की बात करूं, जैसे आप है और आपके पापा है, और आपके पापा का काम है पीटना, तो काम किसका है? वो पापा का। तो पापाज एक्ट हो गया ना वो, तो फादर वादर जो भी आप बोलते हैं, तो पापा के ऊपर पोस्ट ऑफिस लग के एक्ट बन जाएगा, क्योंकि वो काम तो पापा का है। जैसे मेरा काम क्या? पढ़ाना, तो मेरा काम पढ़ाना, तो माई टीचिंग बनेगा ना। जैसे योर टीचिंग स्टाइल इज गुड, आपका काम है पढ़ना, तो योर स्टडिंग, तुम्हारे साथ तो तुम्हारा तो पढ़ना काम हो ना, लेकिन तुम्हारा काम पढ़ाना नहीं है। तो उसी एक्ट में ये जो पैसिव बना हुआ है, ये काम है पीटना, लेकिन ये काम भाई का नहीं है। भाई तो बल्कि पीटा है, पीटना काम किसका है? यहाँ पे पता नहीं किसने पीटा, तो जिसने पीटा वो तो बंदा है ही नहीं यहाँ पे। तो ब्रदर की तो पिटाई हुई, मुझे याद है कि मेरे भाई की पिटाई हुई थी, भाई ने नहीं पीटा था, ये भाई का काम नहीं था, तो कोई और करके चला गया इस काम को। तो मुझे याद है कि मेरे भाई की पिटाई हुई थी, तो ऐसी कंडीशन में आई रिमेंबर माय ब्रदर्स, तो ये काम तो ब्रदर का है ही नहीं, ब्रदर तो चुप बैठा, आके बंदा को फोड़ फाड़ के चला गया उसको। तो ऐसे में पैसिव पोजेशन बनाने की जरूरत नहीं है। इस सेंटेंस को आई रिमेंबर माय ब्रदर बीइंग बीटन, लेकिन आई रिमेंबर माय ब्रदर्स बीटिंग हिज वाइफ। तो अगर जीरेंड आपका एक्टिव स्ट्रक्चर में जा रहा है तो पोजेशन बनाइए, वरना पोजेशन मत बनाइए। जैसे और सेंटेंस देखिए, देखो सेंटेंस को देखिए, I prohibit from Rahul's being scolded। और एक सेंटेंस है, I prohibit from Rahul's scolding his sister। दो सेंटेंस समझिए, यहां पे काम है डांटने का, यहां भी डांट पड़ रही है, यहां भी डांट पड़ रही है। अब ये देखिए डांटने का काम किसका है? मैंने मना कर दिया, वो तो एक अलग चीज है, प्रोहिबिट फ्रॉम तो बात अलग होगी। डांटना है, इस सेंटेंस में डांटने का काम किसका है? इस सेंटेंस में बताइए किसका काम है डांटने का? राहुल का जो डांटने का काम है ना, तो राहुल स्कोल्डिंग यहां पर सही है। जब भी एक्टिव में लिखा है तो अपोस्ट्रोफ एस बनेगा, पोजेशन बनेगा, लेकिन इस सेंटेंस में डांटने का काम राहुल का नहीं है। राहुल को तो डांट पड़ रही है ना, डांटने का काम किसका? पता नहीं कौन है, कौन लिखा हुआ। तो ऐसी कंडीशन में पोजेशन नहीं बनेगा, यहां पर राहुल ही लिखा जाएगा। तो ध्यान रखना, अगर जीरेंड पैसिव स्ट्रक्चर में लिखा है तो उसके साथ पॉजिटिव केस जनरेट नहीं होता, लेकिन अगर जीरेंड एक्टिव स्ट्रक्चर में लिखा है तो उसके साथ पॉजिटिव केस बनेगा। पहला पॉइंट समझ जाओगे आप ध्यान से। दूसरा पॉइंट समझिए, अगर आपने जीरेंड बनाया है कोई भी, मान लीजिए आपने कोई जीरेंड लिखा है सेंटेंस के अंदर, यानी वर्ब आएंगे जीरेंड पहचान जाओगे, और जीरेंड से पहले कोई नाउन लिखा है तो ठीक है, इसका एडजेक्टिव बनाना पड़ेगा पॉजिटिव केस लगा के, ये एडजेक्टिव बन जाएगा, अपोस्ट्रोफ वगैरह लगा के एडजेक्टिव बन जाएगा इसका। पर अगर ये नाउन कोई नॉन लिविंग थिंग है तो इस पर अपोस्ट्रोफेस मत लगा देना, फिर इस पर अपोस्ट्रोफेस नहीं लगता, क्योंकि अपोस्ट्रोफेस हमेशा ह्यूमन बीइंग के ऊपर लगता है। ये आपने पढ़ा होगा 9, 10, 11, 12 पढ़ते आ रहे होंगे आप लोग। अपोस्ट्रोफेस बच्चे सिर्फ ह्यूमन बीइंग पे लगता है, टेक्निकली नॉन लिविंग पे भी लग जाता है, जब नाउन पढ़ेंगे तब इस चीज को डीपली स्टडी कर लेंगे, लेकिन अपोस्ट्रोफेस क्या होता है? ह्यूमन बीइंग पे लगता है, तो आपको नॉन लिविंग पे नहीं लगाना। जैसे एक सेंटेंस देखिए, शी वॉज द eyewitness of the roofs falling down।
शी वॉज द आई विटनेस, वो चश्मदीद गवाह थी किसकी, छत के गिरने की, छत गिरी थी उसने देखी थी छत गिरती हुई, तो शी वॉज द आई विटनेस ऑफ द रूफ्स फॉलिंग डाउन। वो आई विटनेस थी। आई विटनेस किस चीज की थी, रूफ के गिरने की। तो रूफ की आई विटनेस नहीं थी, विटनेस तो गिरने की थी ना, जिस समय गिरी तो वही तो इवेंट बताएगी, छत थोड़ी थी। छत का क्या विटनेस है, छत गिरी इसका विटनेस था, तो गिरा कौन था, छत। लेकिन छत तो नॉन लिविंग थिंग हो गई ना, और नॉन लिविंग थिंग पर अपोस्ट्रोफ नहीं आता, ये सिंपल लिखा जाएगा द रूफ फॉलिंग डाउन। शी वाज द आई विटनेस ऑफ द रूफ फॉलिंग डाउन। ये नॉन लिविंग थिंग का है। हालांकि नॉन लिविंग वाले क्वेश्चंस ज्यादा आएंगे नहीं आपके, आपका जो क्वेश्चन बनेगा वो ह्यूमन बीइंग वाला बनेगा, और उसमें भी ज्यादातर एक्टिव वाले ही बनेंगे। बस पैसिव वाला दिमाग में रखना, अगर पैसिव में जीरेंड है तो उसमें आपको पजेशन नहीं बनाना है, अगर एक्टिव में जीरेंड है तो उसका पजेसिव बनेगा, नॉन लिविंग थिंग है तो उसका पजेशन नहीं बनेगा। यहां तक समझ जाएंगे आप लोग, आई थिंक हो जाएगा काम ये वाला। चलिए, तो इसमें आपको ध्यान क्या क्या रखना है, बहुत सिंपल सा एक पॉइंट होता है, वो छोटा सा कंटेंट याद रख के चलिएगा हमेशा। एक तो प्रीपोजिशंस वगैरह का पॉइंट याद रखें कि किस वर्ड के साथ में कौन सा प्रीपोजिशन आता है और उस प्रीपोजिशन के बाद में जीरेंड आता है, ये हमेशा तुम्हें याद रखना है। दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है कि पजेसिव केस आपको कहां पर यूज करना है। जीरेंड से पहले नाउन प्रोनाउन नहीं आता है, नाउन प्रोनाउन का पजेसिव केस जीरेंड से पहले जनरेट होता है। ये छोटा सा एक पॉइंट है, इसको आप याद रख लीजिएगा। दूसरा पॉइंट आइए कि जो सेंटेंस में जब हम जीरेंड यूज करते हैं, अब जीरेंड तो सेंटेंस में क्या होता है, नाउन होता है, और नाउन का क्या होता है, सब्जेक्ट हो सकता है, और नाउन सेंटेंस में ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। लेकिन एक समस्या है, ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो सेंटेंस के इन्फिनेटिव भी हो सकते हैं, यानी कि जो वर्ब आईएनजी है उसको भी आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह यूज कर सकते हैं, और जो इन्फिनेटिव है इसको भी आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह यूज कर सकते हैं। दोनों ही बातें पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि इन्फिनेटिव भी नाउन का काम करता है और देखो जीरेंड भी नाउन का काम करता है, तो यहां बड़ा कंफ्यूजन बन जाता है। जैसे आपने सुना होगा कई बार, टू आर इज ह्यूमन, इसमें लिखा है इज वर्ब है, इज द वर्ब है, इसका सब्जेक्ट कौन है, टू अर इसका सब्जेक्ट है। लेकिन अगर मैं सेंटेंस बोलूं स्मोकिंग किल्स, तो वर्ब किल्स है, इसका सब्जेक्ट है स्मोकिंग है, तो यहां सब्जेक्ट जीरेंड है और यहां पर सब्जेक्ट इन्फिनेटिव है। तो अच्छा, इस सेंटेंस में अगर मैं टू स्मोक कर दूं, टू स्मोक किल्स, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। और अगर मैं सेंटेंस में अरिंग कर दूं, अरिंग इज ह्यूमन, तो फिर ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो ऐसे कैसे डिसाइड करोगे कि सब्जेक्ट जो चाहिए आपको इन्फिनेटिव चाहिए या जीरेंड चाहिए? देखो, इस फैक्टर में बहुत सारे लॉजिक है टीचर्स के पास में, बहुत सारे पॉइंट टीचर्स बता के चलते हैं। मैं ग्रामर के रूल्स पे नहीं जा रहा हूं कि बुक्स में क्या लिखा हुआ है, साइकोलॉजिस्ट ने या फिर लिंग्विस्ट्स ने इसके बारे में क्या कहा, ना इतना डीप मत जाइए। एक ट्रिक को समझने की कोशिश कीजिए, टेक्निक को समझिएगा। देखिए, एक ऐसा एक्ट, क्योंकि हमें यहाँ पे देखो स्मोकिंग लिखा है, यहाँ पर गलती लिखा है, गलती इंसानों से होती है, धूम्रपान से मृत्यु होती है, धूम्रपान खतरनाक होता है, धूम्रपान ये करता है। एक्ट को समझिए, वो एक्ट क्या हो रहा है। अगर उस काम के होने के एक्सपेक्टेशंस हैं, एक होता है वो एक्ट एक्सपेक्टेड है, और एक होता है वो फैक्चुअल है, वो फैक्ट है। एक एक्सपेक्टेड है और एक फैक्ट है। फैक्ट क्या होता है, वो होना ही होना है। फैक्ट एक ऐसी चीज है जिसको आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं, वो कभी, जैसे मैंने कहा ना, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होता है, ये एक्सपेक्टेड है या फैक्ट है। एक्सपेक्टेड है तो ठीक है, उम्मीद हो सकती है भाई नुकसान दे सकता हो, किसी को देता हुआ 10 लोगों ने धूम्रपान किया, हो सकता है 2-4 को नुकसान दे दिया, और बाकी 7-8 की बॉडी बन गई बढ़िया तरीके से, 7-8 को कुछ भी नहीं हो, धूम्रपान करते हैं। देखो, अगर आप धूम्रपान करेंगे, भले ही आपको कोई फायदा ना हो, समझ रहे, नुकसान भी ना हो, चेक करा लीजिए। आप स्मोकिंग कीजिए और आप कह रहे हैं मुझे आज तक खांसी भी नहीं हुई, आप अपनी बॉडी को चेक करा लीजिए, धूम्रपान कीजिए, चेक करा लीजिए, आपके सिम्टम्स नहीं भी आ रहे हैं तो भी 100% आपको नुकसान है। वो फेफड़ों में जाएगा, कुछ भी होगा, कैंसराइज करेगा, नहीं भी कैंसर हुआ तब भी उसका कोई बेनिफिट तो नहीं है ना। धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये